बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई जनरल कमर जावेद बाजवा की, जो मीडिया ने रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने ये इंदिया दिया, ये इशारा दिया कि वो रिटायरमेंट अपनी ले लेंगे। उनकी जो एक्सटेंशन के हवाले से जो गुफ्तगू है उसमें कोई इतना ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। रस्मी गुफ्तगू के दौरान उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है एक्सटेंशन लेने का। इमरान खान की जो डिमांड है वो ये है कि आप आजादाना इंतखाबात करवा दें, तो मैं आपके साथ भी बात करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं करूंगा। इनका मकसद वही है, इलेक्शंस के ऊपर ये बात नहीं करते। ये चाहते हैं कि दीगर जगहों पे आप बात करते रहे, बहस कभी इस तरफ चली जाए, बहस कभी उस तरफ चली जाए। 13 जमातों की हुकूमत है, सारी जमातें ये दावा करती हैं कि हम जमहूरी जमातें हैं। हर कोई इस पे मुत्तफिक है कि इलेक्शंस होंगे तो काफी हद तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। क्या एक्टिविटी चल रही है? मरियम साहबा आ रही हैं, बहुत खुश होंगे नवाज शरीफ साहब। मरियम साहबा उन्हीं फ्लैट्स में आकर रहेंगी जिसके बारे में फैसला ये आया है कि कोई नेक्सस, उनका कोई ताल्लुक उन फ्लैट से एस्टेब्लिश नहीं हो सका। बात सच है कि तैयारियां भरपूर हैं। पाकिस्तान से आए हुए जो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और जो उनकी फैमिली की तैयारियां हैं वो भी बहुत तेजी से हो रही हैं। साथ साथ इमरान खान साहब ने जो तहरीक का आगाज किया, उसका जो मकसद था वो ये है कि जल्द इलेक्शन। अब मार्च की भी बात हो रही है, दूसरी ये भी बात हो रही है कि अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक है, मौजूदा हुकूमत तो कतन किसी सूरत में वो तैयार नहीं है कि उन्होंने इंतखाबात करवाने। डार साहब की जो वापसी है उससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत ये फील करती है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी पोजीशन मुस्तहकम होती जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास, और आज ख़ास तौर पर अतहर काज़मी साहब एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मीर इकराम लंदन से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन करेंगे, और बहुत ही मारूफ तजिया निगार और सहाफ़ी अनवर इकबाल टेलीफोन लाइन के ज़रिए वाशिंगटन से हमारे साथ होंगे। साकिब बशीर साहब को भी हम लेंगे, जो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वहाँ पर वो सदर भी हैं, और आज एक अहम मुकदमा था PTI MNAs के इस्तीफ़ों के हवाले से, उस पर उनसे हम मालूम करेंगे। लेकिन जो बड़ी स्टोरी है आज जिस पर बात करेंगे, जो बड़ी डेवलपमेंट है, वो जनरल कमर जावेद बाजवा का वो बयान, उनकी वो गैर रस्मी गुफ्तगू वाशिंगटन DC में पाकिस्तान एम्बेसी में लंच के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी पोजीशन वही है, और मेरी पोजीशन ये है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और ना ही मुझे कोई इसकी ख्वाहिश है, और मैं मेरी जब ये टेन्योर ख़त्म होगा तो मैं रिटायरमेंट लेके वापस चला जाऊँगा। ये वो बात है जो DG ISPR ने आज से 1 साल पहले कही थी, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसी को मेंटेन किया। वो एक हाई लेवल डेलीगेशन के हमरा वाशिंगटन DC में हैं, बड़ी अहम मुलाकातें उनकी, और जिसमें वो एंथनी ब्लिंकन से मिले, जनरल ऑस्टन से मिले, वेंडी शर्मन से मिले, इसके अलावा जो मिस्टर सल्वन जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे भी मिले। कुछ लोगों की तरफ से ये बात आ रही थी कि हो सकता है कि उनकी भी जनरल कियानी की तरह, जिस तरह उनकी जनरल कियानी की मुलाकात हुई थी सदर ओबामा से, तो ये जो बाजवा साहब हैं शायद जो बाइडन से भी मिलने, लेकिन वो नहीं हुआ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने रिटायरमेंट के हवाले से बहुत अरसे के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की वो वाशिंगटन DC में की। बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसका फ़ैसला, इसकी गुफ्तगू, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये मौज़ूआत हैं। इसके अलावा इमरान खान लाहौर में, और जो मार्च है उनका लॉन्ग मार्च, उसके हवाले से भी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत अहम मुकदमे की फिर समाअत थी जो नैब तरमीम के हवाले से है। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी हैं चीफ जस्टिस साहब की, उस पर भी बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। एक उनसे, अगर काज़मी साहब आप इजाज़त, अनवर साहब से ताज़ा तरीन इस सारी कहानी पर, इस सारी डेवलपमेंट पर उनसे बात कर लें, तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अनवर अस्सलाम वालेकुम, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी अनवर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग सम टाइम फॉर अस। बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू हुई जनरल कमर जावेद बाजवा की, जो मीडिया ने रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने ये इंदिया दिया, ये इशारा दिया कि वो रिटायरमेंट अपनी ले लेंगे। उनकी जो एक्सटेंशन के हवाले से जो गुफ्तगू है उसमें कोई इतना ज़्यादा सब्सटेंस नहीं है। कुछ हमें तफसील बताएंगे, क्या बात हुई, क्या माहौल था, क्योंकि आप वाशिंगटन में हैं। देखें, जो मेरी इत्तलात हैं ज़ाहिर उसमें हमें तो शरीक होने की इजाज़त नहीं थी। जो लोग शरीक थे उनसे ही हमने पूछ के हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है। तो उसमें ये गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है एक्सटेंशन लेने का, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं अपने वादे के मुताबिक अगले 2 माह में, उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि अल्फाज इस्तेमाल के अगले 2 माह में जब मेरी टर्म एक्सपायर होगी उसके बाद मैं सुबुकदोश हो जाऊंगा, का मेरा कोई इरादा नहीं है। अनवर, और भी कोई गुफ्तगू हुई होगी, कोई सवाल जवाब इस दौरे के हवाले से कुछ आपको अगर इल्म है? सवाल जी देखें, उसमें जो 2 पोर्शन थे, एक तो सवाल जवाब हुए थे, इसके अलावा उन्होंने एड्रेस भी किया, खिताब किया तकरीब से, और दोनों गुफ्तगू में जो उनका फोकस था वो था मुल्क की माशी सूरत हाल पे और सैलाब की तबाहकारियों पे। लेकिन ज्यादा जो गुफ्तगू की उन्होंने की माशी सूरत हाल के हवाले से, और उसको उन्होंने बताया कि मसलन वहाँ डिप्लोमेट्स की तादाद ज्यादा थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि भी आप जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, ये डिप्लोमेसी भी उस वक्त जब तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम ना हो, और माशी इस्तेहकाम सबसे जरूरी है। मुल्क में मौजूद तमाम कुव्वतों को इस मामले में मुत्तहिद हो जाना चाहिए और माशरे के तमाम तबकात को मिलकर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि माशी इस्तेहकाम आए मुल्क में। अच्छा, आपने जो बात की थी उनकी मुलाकात की, तो उसमें एंथनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि एंथनी ब्लिंकन वाशिंगटन में नहीं है, वो लैटिन अमेरिका गए हुए हैं। वेंडी चैम्बरलिन से हुई, और वेंडी चैम्बरलिन के बारे में कहा यह चाहता है कि दीगर भी माशी उमूर की माहिर है, और जो आपको पता है कि खुद स्टेट डिपार्टमेंट में पूरा एक शोबा है माशी उमूर का। तो हम यानी उनकी मीटिंग के बारे में ज़्यादा किसी किस्म की ब्रीफिंग तो नहीं की दी गई है, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने बार बार जिक्र किया, अपने रिमार्क्स में बार बार जिक्र किया माशी इस्तेहकाम का, तो लगता है कि वो यहाँ भी जो अपनी मुलाकातों में माशी इस्तेहकाम लाने की कोशिशों में मसरूफ है, और उस सिलसिले में ही गुफ्तगू कर रहे हैं अमरीकी हुकाम से भी। अनवर, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि मुझे जो इत्तला थी उसमें वो ये बात थी, तो शायद वो अपडेटेड नहीं थी, हमारे नुमाइंदे की वो इत्तला थी, लेकिन थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। अच्छा, मैं सिर्फ ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं लगता कि उन्होंने ये जो मामला है, पाकिस्तान में भी वो मुख्तलिफ तकरीबात में शरीक होते रहे, लोगों से बात भी हुई, लेकिन वाशिंगटन DC में अपनी रिटायरमेंट के हवाले से उन्होंने बहुत खुलकर बयान दिया। आपको कुछ आप अगर देखें कि वो या फौज पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं, बल्कि उनकी पोजीशन यही है कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं, और एक्सटेंशन दी भी गई तो नहीं लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम जो है ना, हम एक 2 गलतियां कर रहे हैं। एक तो हम जबरदस्ती उन पे एक्सटेंशन थोपने की कोशिश की जा रही है, बाद हल्कों की जाने से कहीं आप एक्सटेंशन ले ही लें, क्यों जा रहे हैं आप, ना ही जाएं, ले ही लें, अभी रह जाएं आप रह जाएं तो बेहतर है, ये कहा जा रहा है कुछ हल्कों की तरफ से। जी आप बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो ये जो दौरा है उसमें हमने सारा फोकस अपना, हमारी मीडिया ने रखा मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल पे, लेकिन आप ये देखें कि जो पाकिस्तान और आप जो उनके जो वज़ीर दफा हैं, उन्होंने जो ट्वीट की, उन्होंने जो बयान दिया, उसमें उन्होंने जोर दिया जिस बात पे, वो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दफाई पार्टनरशिप पे हमारी बातचीत हुई। तो आप ये देखें कि ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि इस वक्त यहाँ अमेरिका में आपने वो पाकिस्तान से अलहदा होना शुरू हुए, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं होता था यहाँ वाशिंगटन में, और अब दोबारा पाकिस्तान की तरफ वापस आना शुरू हुए हैं। और उसकी वजह ज़ाहिर नजर आती है कि जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई अफगानिस्तान में, भारत के दरमियान जो कुछ हुआ, उसके बाद
एहसास उभरा है वाशिंगटन में कि ठीक है हमारे ताल्लुकात भारत से अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और उसकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात पुराने रहे हैं, लिहाजा उन ताल्लुकात को चलना चाहिए। अच्छा, इसमें अनवर एक ये बात भी बस आखिरी सवाल आपसे करूँगा, इसमें ये फैक्टर कितना प्ले हुआ होगा कि इमरान खान साहब ने जो बात कही कि हमें डू मोर कहा जाता है और इस सिक्योरिटी के एंगल से ही पाकिस्तान को देखा जाता है और बहुत बड़े बड़े जलसों में पाकिस्तान के अंदर ये नारा लोगों की तरफ से, तो ये जो एक सेंटिमेंट अमेरिका के हवाले से जो उभरा, तो उसने भी अमेरिकी हुकाम को सोच पर मजबूर किया होगा। आप समझते हैं कि ये डू मोर की जो बात है या जो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है और पाकिस्तानी अवाम हमसे दूर होती जा रही है, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखें, जो इमरान खान साहब का बयान है उस पर तो अमेरिका में काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो डोनाल्ड लू का कोई बयान ऐसा नहीं था जिसको कॉन्स्पिरेसी कहा जाए या हुकूमत तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार समझा जाए, और उस पर तो जब भी आप उनसे गुफ्तगू करें तो बिल्कुल वो उसको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते, खुल के बात करते हैं कि वो सारे इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं और गलत हैं और हम न पहले कोई ऐसा इरादा था ना अब हमारा ऐसा इरादा है। तो जब कोई एक ऐसी बात है जिसमें दोनों तरफ हम आहंगी पाई जाती है, मौजूदा हुकूमत में भी हम आहंगी है, उनमें भी है, तो उस पर तो गुफ्तगू जरूर हुई होगी, क्योंकि वज़ीर खारजा के होते हुए भी हुई थी, वज़ीर खारजा ने भी इसकी तायद की थी। तो लेकिन जो मुझे लगता है कि कम से कम जो जनरल ऑस्टिन है उससे गुफ्तगू जो है वो इस हवाले से आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट भी आज मेरी डॉन में छपी है। वो रिपोर्ट जो मुरतब हुई है उसमें अमेरिका के 2 साबिक सफीर हैं, जिनमें रायन क्रॉकर भी हैं और एक और अभी ध्यान से नाम निकल रहा है, वो हैं एक साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबिन रासल है, और हमारी तरफ से हमारे साबिक हुसैन हक्कानी है, जिन्होंने हुसैन हक्कानी साहब ने भी ये कहा उस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना कर चलना पड़ेगा, और जब भी माजी में जब भी पाकिस्तान को इग्नोर किया गया है उसके बड़े मुज़र असरात सामने आए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल। और मैं बिल्कुल अमेरिकी हुकाम यही पुटिन करते हैं कि डोनाल्ड लू वाला जो मामला है वो कोई साजिश नहीं थी, लेकिन जब माजी पर हम नज़र डालते हैं तो हमें ये पता है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाया गया था तो उसमें भी वो अमेरिकी साजिश थी, लेकिन कभी अमेरिका ने उसको माना नहीं है। अमेरिका जो भी जुर्म इस तरह के करता है वो 50 साल के बाद जब उनके डॉक्यूमेंट्स डीक्लासीफाई होते हैं तो उसमें पता चलता है मुसद्दक के साथ क्या हुआ, शाह ईरान का मामला क्या था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, और शायद आज से 25-30 साल बाद जब हम नहीं होंगे तो ये डोनाल्ड लू वाला मुहिम्मा भी खुलेगा और फिर अमेरिकी मानेंगे इस बात को कि जी हाँ बिल्कुल हमने साजिश की थी, तब पाकिस्तान के जो किरदार हैं शायद उनका भी नाम आ जाए। अतर, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, मैं चाहता हूँ कि आपका इस पर क्या कमेंट है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक बहस चल निकली है, मुख्तलिफ लोग उसके ऊपर कमेंट करें, लेकिन इसकी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी वजह यह है कि जब आपके मुल्क में एक ऐसी हुकूमत हो जिसकी लेजिटिमेसी जो है वो उनको खुद भी यकीन ना हो कि हमारी लेजिटिमेसी है, तो फिर इसी किस्म की बहस चलती है, इसी किस्म की बातें होती हैं। अगर हुकूमत सही तरीके से चल रही होती, अगर निज़ाम सही तरीके से चल रहा होता, तो ये तो एक रूटीन की तैनाती है, वज़ीर आज़म का आइनी इख्तियार है, वो जिसको मुनासिब समझें वो आर्मी चीफ लगा सकते हैं। और फ़ौज की जो आला क़यादत है समी साहब, वो सारे प्रोफेशनल लोग हैं, सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनमें से कोई भी शख्स जो है मेरिट पर आ सकता है और वज़ीर आज़म उसको तैनात कर सकते हैं। लेकिन असल इशू इस वज़ीर आज़म का है, क्या इनके पास इतनी आईनी इस वक्त लेजिटिमेसी है कि वो किसी को तैनात करें? वो सिस्टम समी साहब जिसके अंदर राजा रियाज आपका ऑफिशियल जो हैं अपोजिशन लीडर हों, तो उस सिस्टम के हवाले से कोई भी तैनाती होगी, कुछ भी होगा तो उसके फिर वो कंट्रोवर्शियल भी बनेगी, उसके ऊपर लोग बात भी करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, सियासतदानों को इन चीज़ों से अपने आप को अलहदा रखना चाहिए और इदारों को बीच में सियासत के नहीं घसीटना चाहिए। ये अभी अनवर इकबाल ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि उनकी तो पोजीशन यही रही, DGISPR ने 1 साल पहले ये कह दिया था कि उनका कोई इरादा नहीं है एक्सटेंशन का, और उसी को उन्होंने मेंटेन किया। लेकिन मैं ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, देख रहा था, वो ये फरमा रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ कि आर्मी चीफ ने ये इबहाम दूर कर दिया। तो ये कहाँ का इबहाम था, किसका इबहाम था? ये एग्जैक्टली वही बात है जिसका अनवर जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर
कुछ लोगों ने, कुछ सियासतदानों ने ये खुद से इबाहम क्रिएट कर दिया, खुद से चीज़ें उन पर ठोंस दी? जी देखें, आप कुछ दिन पहले ही, बल्कि 1-2 दिन पहले ही इसी हुकूमत के एक वजीर हैं, वो ये फरमा रहे थे कि हम तो ज़बरदस्ती हुकूमत में बैठे हैं। जावेद लतीफ़ साहब, मतलब कि दुनिया में आज तक आपने कोई ऐसी हुकूमत देखी है जिसका वजीर कह रहा हो कि हम ज़बरदस्ती हुकूमत में हमें बैठाया गया? तो ये इस वक्त इनकी सिचुएशन है, जब ये हालात हों, जिस हुकूमत का यही अभी तक उनका जो है गलतफहमी या इबाम क्लियर नहीं हुआ कि वो हुकूमत में किस तरह आए हैं, तो वो दूसरे मामलात में भी इसी किस्म की कन्फ्यूजन फैलाएंगे। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगेन बात उसी तरफ आती है कि जिस तरह हुकूमत चल रही है, ये अपनी लेजिटिमेसी के लिए अवाम की तरफ नहीं देखते, ये किसी और तरफ देखते हैं, और फिर ये सारी सूरत हाल होती है। एक और भी बात कही ख्वाजा आसिफ ने आज, उन्होंने कहा कि इमरान खान को हौल पड़ रहे हैं, इस तकर्री की वजह से उनको हौल पड़ रहे हैं। अब इमरान खान की जो डिमांड है वो ये है कि आप आज़ादाना इंतखाबात करवा दें, दैट्स ऑल आई वांट। आप इंतखाबात का ऐलान करें तो मैं आपके साथ भी बात करने के लिए तैयार हूँ, इसके अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं करूँगा। लेकिन ये डिमांड जो है, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका कोई जिक्र नहीं किया, ना वो इसको डिमांड समझते हैं। वो कह रहे हैं जी ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च इसलिए किए जा रहा है कि उनको हॉल पड़ रहा है आर्मी चीफ की तकर्री का। तो ये इस तरह इस तकर्री को कंट्रोवर्शियल बनाने की ये जो एक बज़ाहिर मनसूबा साजी बादियों नज़र में लगती है, क्या ऑब्जेक्टिव इसके हैं? फिर देखिए, असल में इनका मकसद वही है जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि इलेक्शंस के ऊपर ये बात नहीं करते। ये चाहते हैं कि दीगर जगहों पे आप बात करते रहें, बहस कभी इस तरफ चली जाए, बहस कभी उस तरफ चली जाए। 13 जमातों की हुकूमत है, सारी जमातें ये दावा करती हैं कि हम जमहूरी जमातें हैं। तो ये अगर इलेक्शंस करवा लें, हर कोई इस पर मुतफिक है, अगर इलेक्शंस होंगे तो काफ़ी हद तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और उसी चीज़ का जिक्र आर्मी चीफ ने भी अमेरिका में किया कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और इकनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये सारे एक तरफ तो जमहूरी होने का दावा भी करते हैं, दूसरी तरफ ये इंतखाबात से भागते हैं। जब तक इंतखाबात नहीं होंगे इसी किस्म की बहसें चलती रहेंगी। और एक और चीज़ भी बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो इदारों के हवाले से बड़ी अनफॉर्चुनेट माजी में लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते रहे। अब वो उनके वकील बन के जब वो सामने आते हैं तो उसके ऊपर भी फिर लोगों का एतराज़ होता है, और बहस अगेन एक नया रुख ले लेती है और किसी और तरफ चल पड़ती है। अच्छा, अब लंदन भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले वाशिंगटन में और लंदन में होते हैं। इमरान खान साहब बार बार यही कहते हैं कि मेरा गल है वो यही है कि फ़ैसले पाकिस्तान के पाकिस्तान में हों, लंदन और वाशिंगटन की तरफ हम ना देखें। अब फिर लंदन तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर हैं, मरीम साहब आज चली गई हैं, और अभी तो वो कतर में हैं, अपने जो उनका साहबजादे हैं उनके ससुराल के यहाँ हैं, रात वहीं पे गुजारेंगी, और कल फैमिली को लेके वो फिर लंदन पहुँच जाएंगी। तो अपने वहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला होगा, और भी सियासतदान पहुँचे हुए हैं। और फिर वही स्पेकुलेशन, हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी गालबन कल वहाँ से चलेंगे। तो जो स्टॉप ओवर है उनका, रास्ते में जो ले ओवर है वो लंदन में ही है, भले चंद घंटे उनका क़याम हो, लेकिन बहरहाल स्पेकुलेशन फैक्ट्री जो है वो बड़ी तेज़ हो जाती है। तो मीर इकराम हमारे नुमाइंदे हैं लंदन में। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या सूरत हाल है नवाज़ शरीफ साहब के कैंप की? वहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है? मरीम साहबा आ रही हैं, बहुत खुश होंगे नवाज़ शरीफ साहब, और मरीम साहबा उन्हीं फ्लैट्स में आकर रहेंगी जिसके बारे में फ़ैसला ये आया है कि कोई नेक्सस, उनका कोई ताल्लुक़ उन फ्लैट से इस्टेब्लिश नहीं हो सका। उनके भाई भी वहीं पे रहते हैं, मियाँ साहब भी वहीं पे रहते हैं। तो क्या आप हमें वहाँ से ताज़ा तरीन दे सकते हैं? सर ये बात सही है कि मेरी तो पाकिस्तान, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अभी देखते हैं वो किधर आके रहती हैं। लेकिन ये है, बात सच है कि तैयारियां भरपूर हैं। पाकिस्तान से आए हुए जो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और जो उनकी फैमिली की तैयारियां हैं वो भी बहुत तेजी से हो रही हैं। साथ साथ सियासी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन में कोई बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है लंदन में, जिसमें जो यहाँ के मौजूदा यानी इनके वालिद मोहतरम वो, उनके साथ साथ जो पाकिस्तान से आए हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो शामिल होंगे, मरियम साहबा आ रही हैं वो शामिल होंगी। तो बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें आइंदा होने वाले जो फैसले हैं पाकिस्तान की सियासत में उस पर यानी बात होगी, और बड़े फैसलों का यानी यहाँ फैसले होंगे बरतानिया में, जिसकी मरियम नवाज का
और एक और बड़ी अहम जो सर्जरी की बात की गई कि जी कोई सर्जरी होनी है, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो पहले से बुक थी, बहुत अरसा पहले, जो 1.5 लाख पाउंड के करीब उसकी फीस है और वो करोड़ों में बनती है पाकिस्तान के। तो उसकी कुछ डिपॉजिट दिया जा चुका था, जिसका लेटर इनको मिल चुका है कि अगर आप वो नहीं कराती तो वो खत्म पैसे। तो वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जो भी होगी। डॉक्टर कुमार है कोई जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक तो ये भी विजिट का हिस्सा है। ठीक है मेरी कराम, आपकी तरफ हम आते हैं, लेकिन बहरहाल उनका राइट है जो भी वो सर्जरी करवाना चाहें। आज जब वो रवाना हुई हैं तो बहुत सारा जो हमारा मीडिया बड़ी जिस अंदाज़ में उन्होंने उनको प्रेजेंट किया, बहुत कम लोग थे जब वो एयरपोर्ट कर गई और कुछ तो लोग उनके साथ ही थे, लेकिन जिस अंदाज़ में उसको पेश किया गया। एक ब्रेक मैं लेता हूँ, जब वापस आता हूँ तो आपको वो क्लिप भी हम दिखाएंगे और इसके अलावा कुछ और गुफ्तगू और दूसरे मामला हम जारी रखेंगे अपना तज्ज़िया उस पर, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। दो अहम चीज़ें आप जिन पर बात करेंगे, एक तो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी शहबाज हुकूमत के आने के बाद, उसमें वो जो ख़त है, वो जो साइफ़र है, वो डिप्लोमेटिक मरासला जो है उसको पेश ही नहीं किया गया था, वो रखा ही नहीं गया था वहाँ पे। और असद मजीद साहब जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, जिन्होंने वो एक्चुअली वो साइफ़र वहाँ से भेजा था, उन्होंने सिर्फ ब्रीफ़ किया था और ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि जनाब कोई इसमें हमें तो कंस्पिरेसी नज़र नहीं आई, और ये सारे का सारा मामला जो है ना वो उन्होंने उसको डिनाई किया था। दूसरी जो अहम बात है, अब बशीर मेमन साहब जो DGFIA हैं, उन्होंने एक अजीबोगरीब बात की है कि मेरी जो गुफ्तगू थी, इमरान जो थे वो वज़ीर आज़म उस वक्त, वो उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा के बारे में बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर मुझे बाथरूम में ले गए आज़म खान साहब और उन्होंने मुझे और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, इतना पावरफुल इदारा पाकिस्तान का, और अगर उसके DG बाथरूम में बंद कर दिए गए हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने साथ उन्हें बाथरूम में ले जाके उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो ये बात तो इन्हें तभी कहनी चाहिए थी, अभी ये कहने की क्या ज़रूरत पेश आई। ये दो चीज़ें हैं जिन पर अतर साहब से हम तज्ज़िया लेते हैं। अतर साहब, सबसे पहले तो ज़रा वो साइफ़र वाली बात पे आ जाएं कि ये तो कुछ ऐसे ही है कि नमाज जनाजा अदा कर दी गई लेकिन लाश थी ही नहीं। जी बिल्कुल, देखें अगर आप उस मीटिंग को भी देख लें, पहले तो वो मीटिंग तब हुई जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जाते साथ ही वो साइफ़र गुम हो गया था, फिर वो मीटिंग बुलाई गई। अब ये कह रहे हैं कि उस मीटिंग के अंदर वो साइफ़र नहीं था, लेकिन अगर आप उस मीटिंग का अलामिया देखें समी साहब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसका जायज़ा लिया गया और उसके बाद बड़ा सख्त अलामिया जारी किया गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, यानी एक इंतहाई किस्म की मुदाखलत की गई। और उसके ऊपर DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, तो किसी ना किसी चीज़ का जायज़ा लिया गया होगा वहाँ पे। उसी के बाद ये मौक़िफ़ सामने आया। अब खान साहब का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है। असद मजीद साहब ने वहाँ पे क्या फरमाया, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना पाकिस्तान की आवाम को पता है। अब इसका हल क्या हो सकता है? हल ये हो सकता है कि हाई पावर्ड आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करें, उनको लिखें और तहकीकात करवाएं, और ताकि आवाम के सामने आए कि किसका बयानिया दुरुस्त है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि इस हवाले से तहकीकात हों। जी अच्छा, अब मैं आपको जो बशीर मेमन साहब का जो मामला है अलीना, मैं इस पर आपसे कमेंट लूँगा और ये मैं गुफ्तगू आपको दिखाता हूँ जो बशीर मेमन साहब ने की है। जी, यानी ये बशीर मेमन साहब ये कह रहे हैं कि मेरा पैमाना सब्र का लबरेज़ हो गया और मैंने पता नहीं वज़ीर आज़म को बड़ी गंदी मैंने गुफ्तगू की वहाँ पर। मतलब ये है कि बस मैं उनको पढ़ने ही वाला था, लेकिन फिर आज़म खान ने वज़ीर आज़म की जान बचाई और वो मुझे लेके चले गए। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम। लेकिन ये जो इतने बड़े माचो, इतने बड़े हरकुलीस, ताकत का ये इतना बड़ा जो ये ताकतवर जो आदमी हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा खुशामद मरीम नवाज़ की कर रहे हैं, उस वक्त इनकी हिम्मत नहीं हुई कि मामूली सी भी बात कर दें, किसी को थोड़ा लीक भी कर दें, कोई किसी को बता दें। अब क्योंकि हर आदमी जो इस तरह की बात करता है एडवाइज़र बन जाता है,
तो आज वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ के बारे में, और उन्हें याद भी नहीं है, उन्होंने कहा मैंने बहुत गालियाँ दी, कौन सी गालियाँ दी ये मुझे याद भी नहीं है। खुशामद का ये जो मेयार है, मुझे ये देख के तो मुझे वो एक बात याद आ रही है एक साहब की जो कहते थे मियाँ खुशामद की क्या बात करते हो तुम, वो तो अब्बा मियाँ के साथ ही दफन हो गई बस। अतर साहब, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का खुशामदी लहजा और ये मड स्लिंगिंग, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए काफ़ी ये हैरत का बायस था कि एक ये हुकूमती ऑफिसर ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा धीमे मजाज का आदमी हूँ, लेकिन खान साहब ने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मुनासिब नहीं था, उसके ऊपर मैंने गलीज़ बातें की। मतलब ये 2+2 ऐड नहीं होता। अगर आप धीमे मजाज के हैं, आपके धीमा मजाज तो तभी होता है ना कि आपके सामने अगर कोई नामुनासिब बात भी कर दे तो आप उसको बर्दाश्त कर जाते हैं। तो इन्होंने इंतहाई कोई गलीज़ किस्म की बात, अब वो गलीज़ से उनकी क्या मुराद है, उन्होंने क्या बात की, टू बी ऑनेस्ट ये तो मेमन साहब खुद ही बता सकते हैं। लेकिन अगर उनको इतना गुस्सा था और वो बाथरूम में जाके उनका गुस्सा ख़त्म हुआ, बाहर आके भी वो कर दे सकते थे, इस्तीफ़ा दे सकते थे, कोई गलीज़ बात करने के बजाय वो शुस्ता ज़ुबान के अंदर एक इस्तीफ़ा लिखते और प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज देते कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो गलीज़ बात उन्होंने क्या की, मेरे ख्याल में अब वही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। तो ये कोई समझ नहीं आता। पहली बात तो ये होती है एक बंदे की बॉडी लैंग्वेज होती है। इससे पहले ये 2 से 3 इंटरव्यू दे चुके हैं, वो भी हमने देखे, ये वाला भी आपने दिखाया। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस वक्त कैमरे को सही तरीके से फेस कर सकें, ठीक है। बार बार वो अपनी आंखें ब्लिंक कर रहे हैं और गालिबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उम्र के वो इस हिस्से में है, जिस तरह वो राना शमीम साहब ने कुछ गलतियाँ की थी और बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी, तो शायद इनको भी माफ़ी मांगनी पड़े। लेकिन ख्वाहिशात इंसान की इतनी होती हैं कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मरता मरता भी उसे शायद कोई ऐसी बड़ी एक ओहदा मिल जाए जिससे उसका भी फायदा हो जाए, उसके घर वालों का भी फायदा हो जाए। डेफिनेटली वो मरीम नवाज की खुशामद कर रहे हैं। लेकिन मेरे अतर साहब से 2 से 3 सवाल हैं। अब मुझे नहीं पता आपने ब्रेक लेनी है या ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात कर पाएंगे। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो अलीना, ये क्योंकि आखिरी हिस्सा होगा तो बिल्कुल यू विल हैव द पोडियम, जितने सवाल करने आप कीजिए। लेकिन इस वक्त हमें एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। जी अलीना, आपके सवाल हैं 2-3। अच्छा समीर साहब, आपकी जो पहली स्टोरी है उससे रेलेवेंट मेरे 2 सवाल हैं। एक तो इमरान खान साहब ने जो तहरीक का आगाज़ किया, उसका जो मकसद था वो ये है कि जल्द इलेक्शन, अब मार्च की भी बात हो रही है, दूसरी ये भी बात हो रही है कि अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। तो अतर साहब मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जल्द इलेक्शंस होंगे? इसी से रेलेवेंट एक और सवाल है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बेहतर ये होगा जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जो भी नई गवर्नमेंट आए, वही अपॉइंटमेंट करे ताकि चीज़ें मुतनाज़ा ना हो। तो हाउ डू यू सी इट? देखिए, जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक है, मौजूदा हुकूमत तो कतन किसी सूरत में वो तैयार नहीं है कि उन्होंने इंतखाबात करवाने। और अब डार साहब की जो वापसी है उसको मैं देखता हूँ कि उससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत ये फील करती है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी पोजीशन मुस्तहकम होती जा रही है। तो रवां बरस मुझे तो इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अगर खान साहब कोई अवामी प्रेशर डालने में कामयाब हो जाते हैं, अगर खान साहब 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पे इस्लामाबाद में 20,000, 30,000, 50,000 बंदा लेके भी आ जाते, तो क्या डार साहब की वापसी मुमकिन हो सकती थी? क्या इतने प्रेशर के माहौल में हुकूमत कुछ ऐसे फैसले कर सकती थी जो उन्होंने फैसले किए? तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। खान साहब ने कौम को भी पैड बनाए हुए, खुद भी वो बॉलिंग करवाने आते हैं, आके उधर से मुस्कुरा के वापस चले जाते हैं, और वो जो हुकूमत जो है वो बैट्समैन के तौर पे डरी हुई खड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को पता है कि अगर वो इस तरह आते हैं और अवामी ताकत से अगर सिस्टम को नुकसान पहुंचता है तो वो बुनियादी तौर पे खान साहब का अपना नुकसान होगा। इसलिए कि अगर आज इंतखाबात हों या 4 महीने के बाद हों, इस वक्त की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खान साहब अगले इंतखाबात जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक ये चीज़ भी है जो खान साहब के जहन में, इस वजह से वो बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं ऑल आउट नहीं जा रहे। जहाँ तक तैनाती का ताल्लुक है, देखें ये उसी चीज़ का है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि इस हुकूमत की अपनी जो लेजिटिमेसी है, जो इसकी आइनी हैसियत है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखें ना, जिस हुकूमत के अंदर 13 जमातें हों, 20 किलोमीटर की हुकूमत हो, हर जमात के हिस्से में 1.5 किलोमीटर भी नहीं आता, तो आप फिर उस हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करें कि वो मुल्क के बड़े बड़े फैसले करेंगे और पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही होगी। जबरदस्ती करने वालों ने ही उनको कानूनी हैसियत दी हुई है ना। देखिए वो जावेद लतीफ़ साहब बात करते हैं, जी, उन्होंने कानूनी हैसियत तो ली भी है, लेकिन देखिए जमहूरियत के अंदर
अल्टीमेट जो आपकी कानूनी हैसियत होती है ना, उसका फैसला जमहूर करते हैं। और यही वजह है कि ये जमहूर से डरते हैं, जमहूर में जाते नहीं हैं, इंतखाबात नहीं करवाते। तो पेपर के ऊपर तो ये कर लेंगे, पेपर के ऊपर इन्होंने राजा रियाज साहब को भी तैनात कर दिया है, अपोजिशन लीडर बना दिया है, तो पेपर के ऊपर तो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगेन इनकी जो लेजिटिमेसी का मसला है वो उधर ही बरकरार है। तो और कोई मुतनाज़ा नहीं है, ये हुकूमत मुतनाज़ा है, जिसकी वजह से दीगर चीज़ों पर भी फिर सवालिया निशान उठता है। अच्छा अतर, आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला था ये नैब तरामीम का। वहाँ पर ये सामने आज वकील साहब ने बताया अदालत को कि जो प्ली बारगेन हुई है और उसमें जो अरबों रुपए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा कराए गए हैं, वो शिक मौजूद है कानून में कि जो एग्रीव पार्टी है अगर फ़ैसला उसके हक़ में आ जाता है बाद में, तो वो ये सारे के सारे जो पैसे हैं ये वापस ले सकते हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करप्शन के अरबों रुपए लेके इन्होंने ख़जाने में जमा करवाए, कोई बंदा भी कह सकता है बाद में कि जी मैंने तो उस वक्त प्ली बारगेन प्रेशर के तहत की थी, मुझे मेरे पैसे वापस कर दें। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैब के हवाले से बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, नैब की अपनी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है। लेकिन ये जिस तरह हुकूमत आई, इन्होंने जिस तरीके से कानून साजी की, मतलब टेलर मेड जो है इन्होंने कानून साजी की, जिसमें मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर इनको रिलीफ मिल रहा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखती है, किस तरीके से इसके हवाले से आगे वो कोई या तो इस कानून को ख़त्म करते हैं या फिर इसलिए उन्होंने ये भी सवालिया निशान। लगता ये है कि ये कानून जो है ना ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। अच्छा अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस जो है पाकिस्तान में वो गए हैं आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर सरदार तनवीर जो वज़ीर आज़म हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर जो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई है और अमेरिका के सफ़ीर से ये बताया उन्होंने सरदार तनवीर साहब ने कि जनाब हर तरह की जो सहूलत है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत देने के लिए तैयार है। और इसके अलावा वहाँ पर यह भी बात हुई कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक मसला कश्मीर को हल होना चाहिए। और ये बड़ी एक सिग्निफ़िकेंट बात है, ये पहला मौका है कि वहाँ पर जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो गए हैं, उनको बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग वगैरह भी दी गई है सारी। और अलीना इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो सब कुछ हुआ है। जो देखिए सिमी साहब, हम सरदार साहब को हमेशा से देख रहे हैं कि वो बहुत एक्टिव हैं कश्मीर में, लेकिन उनके कुछ शिकवे भी हैं वो जो हमेशा उठाते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि मेरी गवर्नमेंट को जो है वो ख़तरे में डालने की कोशिश की जा रही है, जितने मुझे चाहिए चीज़ें, जितने मुझे वसाइल चाहिए मुझे उस तरीके से वसाइल नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि सरदार साहब जो हैं वो जितनी मैक्सिमम वो कोशिश है, और ये एक बहुत बड़ा दौर है, इसके बहुत अगर वो चाहें तो इससे बहुत उनको फ़ायदा भी हो सकता है। मैं चाहूँगी आप और व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट कि अमेरिकन एम्बेसडर गोइंग टू आज़ाद कश्मीर टू द रेजिडेंस ऑफ आज़ाद कश्मीर प्राइम मिनिस्टर और पूरी ब्रीफिंग्स और सारा ये जो मामला है, दैट इट्स ए वेरी गुड एफर्ट। बिल्कुल, अगर आप इसको हमारे इलाकाई तनाजुर में देखें तो इंडिया के अंदर तो इस वक्त एक तरह से बड़े उनको इशू हुआ होगा अमेरिकन एम्बेसडर आज़ाद कश्मीर में क्यों गया, इसलिए कि इंडिया तो अभी भी इसके ऊपर बज़िद है कि ये हमारा अटूट अंग है। तो मेरे ख्याल में सफारती सतह के ऊपर तो ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा उनका कारनामा है एक तरह से। तो मेरे ख्याल में एक तो कश्मीर का मसला भी ऊपर आएगा इससे, और उसके साथ साथ अगर कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट आती है और कश्मीर के लोगों को उससे फ़ायदा होता है तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इक़दाम है। और दूसरा, इन हालात में जो मरकज़ की हुकूमत है हमारी, उसने 200 अरब की बजाय उन्हें 60 अरब रुपए दिए हैं, उनका डेवलपमेंट फ़ंड भी काट दिया सिर्फ इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ की से उनका ताल्लुक़ है और वो इमरान खान साहब के जलसे वगैरह सब कुछ वो हुआ। तो बहरहाल इट्स ए वेरी गुड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ कश्मीर प्राइम मिनिस्टर। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में,
1 मिनट में बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।